सवाल थे, रास्पबेरी पाई ओएस इज इट अ प्लग एंड प्ले टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो सबसे पहले दो चीजें यहाँ पे प्लग एंड प्ले के बारे में। जब हम कहते हैं प्लग एंड प्ले ऑपरेटिंग सिस्टम, तो टेक्निकली उसका मीनिंग क्या होता है? प्लग एंड प्ले ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट करो और बाय डिफॉल्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, जैसे आपका कीबोर्ड हो या माउस हो, and you can immediately start using that device. Such operating systems, they are called as plug and play operating system. तो क्या रास्पबेरी पाई प्लग एंड प्ले ऑपरेटिंग सिस्टम है? यस, रास्पबेरी पाई अप टू सर्टेन एक्सटेंट, यानी 100% सारे डिवाइसेस नहीं, लेकिन बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कि रास्पबेरी पाई ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप कनेक्ट करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है। दूसरा, क्या रास्पबेरी पाई प्री इंस्टॉल्ड आता है सिस्टम पे? नहीं, रास्पबेरी पाई जो आप हार्डवेयर खरीदते हो उसके साथ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, आई कैन से अराउंड 99% ऑफ द टाइम्स। कुछ स्पेशल ओकेजन्स हो या कुछ स्पेशल डिवाइसेस हो तो उसके ऊपर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता है। अब हमें आज ये सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि हाउ कमांड लाइन हेल्प्स इन ऑटोमेशन, हम चीजें ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक मैं आपको स्क्रिप्ट लिखा के आज दिखाने वाला हूं कि आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, सारी चीजें जल्दी से जल्दी ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। तो वो दिखाने के लिए सबसे पहले हमारा जो प्री रिक्विजिट है उसका उसका जो पहले वाला पार्ट है वो कंप्लीट करना जरूरी है। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखने वाले हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर विच इज वर्चुअल बॉक्स। टाइप 2 हाइपरवाइजर जो हमने देखा था फ्राइडे को, हमने देखा था कि टाइप 2 हाइपरवाइजर में क्या होता है? हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने विंडोज 11 दिया, उसके ऊपर आपका टाइप 2 हाइपरवाइजर होता है और फिर उसके ऊपर आप आपके वीएम्स क्रिएट कर सकते हो। तो आज हम वो टाइप 2 हाइपरवाइजर के ऊपर वर्चुअल मशीन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हमें आज देखना है। तो बिफोर वी बिगिन, आपको ये करने के लिए क्या चाहिए होगा? आपको ये करने के लिए चाहिए होगा, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए होगा वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स। अब आपके मन में सवाल भी आएगा, क्या ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एक ही टाइप 2 हाइपरवाइजर है? नहीं नहीं, बहुत सारे और अलग अलग टाइप 2 हाइपरवाइजर्स भी है। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर वर्कस्टेशन, ये भी हाइपरवाइजर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप हाइपरवाइजर्स के लिए नए हो तो दिस विल बी द बेस्ट हाइपरवाइजर फॉर यू। ओके, तो यहाँ से आप वो हाइपरवाइजर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है यहाँ पे चैट विंडो में, यहाँ से आप वो हाइपरवाइजर अभी डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन ट्राई दीज थिंग्स आउट लेटर ऑन। अब हमने टाइप 2 हाइपरवाइजर तो डाउनलोड कर दिया। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ये जो हमारा टाइप 2 हाइपरवाइजर है वो मैंने पहले ही डाउनलोड करके इंस्टॉल भी करके रखा है। ओके, तो इसका इंस्टॉलेशन मैं दिखाने नहीं वाला हूँ। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन है। आपको सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट 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 करके फिनिश करना है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। दूसरा चीज, ये टाइप 2 हाइपरवाइजर या टाइप 1, इवन टाइप 1 हाइपरवाइजर इंस्टॉलेशन करने के लिए एक प्री रिक्विजिट होता है। एक तो है कि आपका 64 बिट हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। 64 बिट आपका हार्डवेयर चाहिए और टाइप 2 हाइपरवाइजर के लिए आपका ओएस भी 64 बिट चाहिए। 32 बिट मशीन्स पे ये चीजें काम नहीं करेगी। तो पहला रिक्वायरमेंट है 64 बिट हार्डवेयर चाहिए, यानी आपका जो प्रोसेसर है वो 64 बिट होना चाहिए। हार्डवेयर यानी पूरा हार्डवेयर 64 बिट नहीं, आपका प्रोसेसर स्पेसिफिकली 64 बिट प्रोसेसर होता है। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी 64 बिट होना चाहिए।
हाँ डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत सिर्फ टाइप 2 हाइपरवाइजर के लिए लगेगी, टाइप 1 हाइपरवाइजर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगता है। टाइप 1 हाइपरवाइजर में खुद वो हाइपरवाइजर ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट। दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट चाहिए यहाँ पे, आपका वर्चुअलाइजेशन जो फीचर है वो आपके हार्डवेयर पे एनेबल्ड होना चाहिए। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन टेक्निक जो है या वर्चुअलाइजेशन जो है वो हमारे मशीन पे एनेबल्ड है या नहीं। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर में जाना है, फिर आपके सीपीयू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप एक पैरामीटर देखोगे बॉटम ऑफ स्क्रीन में, जहां पे अभी मेरा माउस मूव हो रहा है, वहां पे आप एक पैरामीटर देखोगे जो है वर्चुअलाइजेशन, और उसका वैल्यू अभी है एनेबल्ड, यानी मेरा जो वर्चुअलाइजेशन है वो अभी एनेबल्ड है। तो अगर ये डिसेबल्ड है, वर्चुअलाइजेशन डिसेबल्ड है, तो आपको वो बायस में जाके एनेबल करना पड़ेगा, बायस में जाके एनेबल करना पड़ेगा। अब हर मशीन के लिए ये वर्चुअलाइजेशन एनेबल कैसे करते हैं, ये टेक्निक अलग अलग तरीके से होता है। तो आप आपका जो मशीन है, अगर डेल का कंप्यूटर है तो डेल का वर्चुअलाइजेशन एनेबल कैसे करते हैं वो आप सर्च करके देख लीजिए। बाय डिफॉल्ट, अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप बहुत ही पुराना यानी 15-20 साल पुराना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको मैन्युअली करनी पड़ेंगी। अगर आपका कंप्यूटर पिछले कुछ 3-4 सालों में लिया गया है तो 100% आपके पास 64 बिट हार्डवेयर ही होगा। कोई 32 बिट हार्डवेयर अभी बेचता भी नहीं है, इस्तेमाल भी करता नहीं है। आपका ओएस भी 64 बिट होगा। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी कोई बेचता भी नहीं है, नहीं बेचते हैं एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। और वर्चुअलाइजेशन भी आपका एनेबल्ड होगा, तो ये सारी चीजों का टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। वर्चुअलाइजेशन जो आपका फीचर होगा वो होना चाहिए एनेबल्ड। आपका जो कुछ भी प्लेटफॉर्म है, आपका जो कुछ भी ऑपरेट, आपका जो कुछ भी हार्डवेयर है उसके ऊपर वो कैसे एनेबल करना, हर हार्डवेयर के ऊपर वो अलग तरीके से एनेबल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक एक चीज दिखा ही देता हूं। वर्चुअलाइजेशन ऑन एचपी एआईओ, मेरे पास एचपी एआईओ है, लैपटॉप वगैरह नहीं है मेरे पास। तो वो कैसे एनेबल करना है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। एचपी के कौन से भी मशीन पे आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये देखिए वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये एनेबल कैसे करना है, ये एचपी के लिए ये इंस्ट्रक्शन है। डेल के लिए अलग होंगे, एसर के लिए अलग होंगे, असूस के लिए अलग होंगे। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस देना, और ये मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये कंप्यूटर बूट होने से पहले आप बायस में एंटर करके ये चीजें करते हो। लेकिन ये याद रखिए, अगर आपका वर्चुअलाइजेशन डिसेबल्ड है तो आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं होगा। गाइस क्लियर अप टू दिस पॉइंट? टाइप 2 हाइपरवाइजर हम ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यूज करने वाले हैं, विच आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। मेरा 64 बिट हार्डवेयर है, मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और मेरे कंप्यूटर में वर्चुअलाइजेशन एनेबल्ड भी है। वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल्ड है, तो चलिए वर्चुअल बॉक्स ओपन करते हैं। जब आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ओपन करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। हाँ, यहाँ पे दो मशीन्स पहले से ही क्रिएटेड है, आपके यहाँ पे ये मशीन्स पहले से क्रिएटेड नहीं होंगे, आपको पूरा का पूरा एम्प्टी चीज मिल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमारे पास है हमारा हार्डवेयर है जो 64 बिट हार्डवेयर है, वर्चुअलाइजेशन केपेबल हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर को हम ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, भाई हार्डवेयर है, टेंशन नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ बिल्कुल, जब मैंने हार्डवेयर खरीदा था उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ प्री इंस्टॉल्ड आया था। यार ये कौन सा वाला विंडोज हो गया, गलत वाला विंडोज हो गया, ये वाला विंडोज नहीं है। हाँ,
उसके बाद उसके ऊपर मैंने टाइप 2 हाइपरवाइजर स्पेसिफिकली इंस्टॉल कर दिया था, विच इज नथिंग बट मेरा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। वीबी लिखता हूं, वीबी शॉर्ट फॉर्म मैंने वर्चुअल बॉक्स के लिए किया है। तो ये सारी चीजें मेरे पास पहले से ही है। क्या क्या? हार्डवेयर है, विंडोज 11 है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है। अब इसके ऊपर सबसे हम पहले क्रिएट करेंगे एक वर्चुअल मशीन। यहां पे हमें सबसे पहले क्रिएट करना है एक वर्चुअल मशीन। तो चलिए वर्चुअल मशीन शुरू कर क्रिएट करते हैं। गाइस, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने से पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है। लगभग अराउंड 20 to 30% के बीच में मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन है। अराउंड 30% के आसपास याद रखिए। क्यों याद रखिए? क्योंकि वर्चुअल मशीन जब हम इंस्टॉल करेंगे, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल मशीन के ऊपर, और दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली मेरे कंप्यूटर के ऊपर काम कर रही होंगी, उस वक्त मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन हाइयर होगा। अब जितना है उससे ज्यादा होगा। तो याद रखिए, अभी इसी वक्त ये टाइम पे मेरे कंप्यूटर का जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो अराउंड 30% है। 30% से थोड़ा नीचे जाता है, शायद से थोड़ा ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ रेफरेंस के लिए, हमारे ही रेफरेंस के लिए, कि भाई वर्चुअल मशीन क्रिएट करने से पहले मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है। 30%। 30% मेरे 10th का स्कोर या सीपीयू यूटिलाइजेशन याद कैसे रहेगा? बाय द वे, मेरे को 10th में 30% नहीं पढ़े थे। हाँ, इतना भी पागल नहीं हूँ। तो लोगों को सच में लगेगा कि इसको 10th में 30% पढ़े थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन 30% नहीं थे डेफिनेटली। रैम का यूटिलाइजेशन कितना है देख लेते हैं। तो ये रैम का यूटिलाइजेशन अराउंड 9.8 जीबी है। तो 9.8 जीबी का रैम है मेरा यूटिलाइजेशन, और सीपीयू यूटिलाइजेशन है 30%। ये हम यहाँ पे नोटिस क्यों करके ले रहे हैं, हम यहाँ पे ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे जाके हमें देखने को मिलने वाला है कि जब हम वर्चुअल मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, उस वक्त हमारा सीपीयू और रैम यूटिलाइजेशन बढ़ने वाला है। अब हम क्रिएट करने वाले हैं इसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन। तो चलिए एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं उबंटू, और आज क्या तारीख है? 11 मार्च 2024। उबंटू जो 11 मार्च 2024 को मैंने क्रिएट किया है, इसलिए इसको ऐसा नाम दे दिया है। अगर आप ये डेटाबेस सर्वर के तौर पे इस्तेमाल करने वाले हो तो इसका नाम उबंटू डेटाबेस सर्वर, या आपको जो कुछ भी एप्रोप्रिएट नाम इसको देना है वो एप्रोप्रिएट नाम आपको इसको दे सकते हैं। ये फोल्डर है जहां पे आपका ये वर्चुअल मशीन क्रिएट किया जाएगा। वर्चुअल मशीन यानी एक्चुअल फिजिकल मशीन नहीं है, उसके कुछ लॉजिकल फाइल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वो सारे के सारे फाइल्स जो है वो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे ये फोल्डर के ऊपर। आप आपका कस्टम फोल्डर भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि नहीं भाई मुझे किसी दूसरी जगह पे ये वर्चुअल मशीन के फाइल स्टोर करने हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन मैं डिफॉल्ट ही रखने वाला हूं। अब आगे वाला चीज, ये वर्चुअल मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम तो मुझे इंस्टॉल करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कैसे करने वाले हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हम आईएसओ फाइल से इंस्टॉल करने वाले हैं। ये आईएसओ फाइल होता क्या है? ये आईएसओ फाइल होता क्या है? तो ये जो आईएसओ फाइल होता है, इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलर होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंस्टॉलर, मोजिला फायरफॉक्स का इंस्टॉलर, वैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इंस्टॉलर होता है। और वो इंस्टॉलर आपको मिलेगा ये आईएसओ फाइल में। आईएसओ फाइल कहाँ से आए? पुराने जमाने में आप आपके जो कंप्यूटर्स थे उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम सीडी या डीवीडी से इंस्टॉल करते थे। हाँ, उसके पहले जब उसके उसके भी पहले वाला जो जमाना था, ओके, जब मैं छोटा बच्चा था, उस वक्त हम फ्लॉपी से भी इंस्टॉल करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली डॉस 6.22 की 7 फ्लॉपीज आती थी। मैंने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल करना सीखा था वो था डॉस 6.22। ओके, वो आता था
7 फ्लॉपीज में। एक फ्लॉपी का साइज कितना होता था? 1.4 MB या 1.2 MB, दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, लेकिन वो पुराना जमाना, छोड़ दीजिए। उसके बाद सीडी डीवीडी पे इंस्टॉलर आने लगे। लेकिन अभी सीडी डीवीडी आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स अब सीडी या डीवीडी ड्राइव भी देते नहीं है। ओके, तो सीडी डीवीडी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलर आता है। वही सीडी डीवीडी ड्राइव का जो इमेज बनता है वो आईएसओ फाइल होता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, जो सीडी डीवीडी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलर आता है उसको आप एक आईएसओ फाइल में कन्वर्ट करोगे। क्या मुझे ये मैन्युअली करना पड़ेगा? नहीं, आपको मैन्युअली कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, उबंटू या आपका जो कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए होगा उसका आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे उबुंटू डेस्कटॉप का होम पेज पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप, यहाँ पे आपको ये फीचर आ गया है। यहाँ से आप क्लिक करके ये उबंटू लिनक्स का आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। वो भी लिंक मैंने आपको दे दिया है, उबंटू लिनक्स का आईएसओ फाइल का डाउनलोड का लिंक। और मैंने पहले ही ये उबंटू लिनक्स का आईएसओ फाइल डाउनलोड करके रखा है। बड़ा फाइल होता है, छोटा नहीं होता है कि भाई 40 MB का फाइल है डाउनलोड हो गया, नहीं, बहुत बड़ा होता है। तो ये आईएसओ फाइल अब हम हमारे वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम आईएसओ फाइल फाइंड आउट करते हैं। कहाँ पे गया? सॉफ्टवेयर, उबंटू 22.10 डेस्कटॉप आईएसओ। ये आईएसओ फाइल 3 GB की, 4 GB के आईएसओ फाइल है। देखिए लगभग 4 GB की आईएसओ फाइल है। ये ओपन करता हूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा वर्चुअल मशीन है। ये जो वर्चुअल मशीन है उसको ये आईएसओ फाइल कनेक्ट किया जाएगा। कौन सा वाला डाउनलोड करना है? आप कौन सा भी डाउनलोड कर लो, सर्वर करो या डेस्कटॉप करो। मेरे हिसाब से आप इनिशियली डेस्कटॉप वाला ये डाउनलोड करो। डाउनलोड उबंटू पे जब आप जाओगे, ओके, तो यहाँ पे आपको नीचे, आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको 22.04 वाला जो है LTS वर्जन जो है वो डाउनलोड कीजिए। LTS यानी लॉन्ग टाइम सपोर्ट वाला वर्जन। LTS को लगभग 5 साल का सपोर्ट मिलता है। यानी ये जो LTS वर्जन उन्होंने दिया है, LTS वर्जन कौन सा है? 2022 के मार्च मंथ में रिलीज किया हुआ वर्जन जो है वो LTS वर्जन है। यानी 5 साल तक उसको आपको अपडेट मिलता रहेगा। 5 साल तक यानी 2027 तक आपको इसका अपडेट, अपग्रेड सब कुछ मिलता रहेगा। तो जो LTS वाला वर्जन है वो जनरली आप प्रेफर कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि भाई नहीं नहीं, मुझे सिर्फ ट्राई आउट करना है और मुझे लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट थिंग ट्राई आउट करनी है, तो ये उबंटू 2310 यानी 2023 साल के अक्टूबर मंथ में जो रिलीज हुआ उबंटू लिनक्स है वो लेटेस्ट है। वो लेटेस्ट वाला वर्जन भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन यहां पे उसका जो सपोर्ट है वो ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका सपोर्ट कितना है? सिर्फ जुलाई 2024 तक। तो अगर आप यू आर ओके विद दैट कि जुलाई 2024 तक मेरे को सपोर्ट है तो चलेगा, उसके बाद मेरे को ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा नहीं लगने वाला है, तो ठीक है। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टाइम सपोर्ट चाहिए अप्रैल 2027 तक, तो ये LTS वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, अब यहाँ पे मैंने एक्चुअली 22.10 यानी LTS वर्जन डाउनलोड नहीं किया है। मेरा वर्जन जो है ये पहले से ही आउटडेट हो गया है, ऑलरेडी आउटडेटेड है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, यानी यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स क्या करता है, ऑटोमेटिकली ही वो OS का इंस्टॉलेशन कर देता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वर्चुअल बॉक्स को पता रहता है कि ये OS का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन में आपको दिखाने वाला हूं, इसलिए मैंने ये स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम एक्चुअल ये OS का इंस्टॉलेशन देखेंगे। आगे जाके देखोगे आप तो यहाँ पे अब मेरे वर्चुअल मशीन जो है इसको मुझे रैम देना है। तो यहाँ पे हम ये वर्चुअल मशीन को 4 GB रैम देने वाले हैं।
ओके, ये वर्चुअल रैम होगा, यानी क्या होगा, मेरा ये जो हार्डवेयर है इसमें कितना रैम है, 16 GB रैम है। देखिए 16 GB रैम है मेरे पास टोटल, यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिख रहा है 16 GB रैम है। उसमें से ही थोड़ा रैम, कितना रैम, 4 GB रैम, 4 MB 4 GB रैम मैं ये मशीन को देने वाला हूँ, 4096 MB। ओके, बाद में मेरे पास कितने सीपीयूज है, अगर आप मेरा कंप्यूटर देखोगे तो यहाँ पे 8 कोर लॉजिकल प्रोसेसर्स आपको दिखेंगे, 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स है। तो इसमें से मैं अभी क्या करूंगा, इसको 2 कोर्स दे दूंगा, यानी इसको बोल दूंगा कि भाई तू 2 कोर का इस्तेमाल कर ले। मेरे पास 8 लॉजिकल कोर्स है, उसमें से 2 लॉजिकल कोर्स का इस्तेमाल तू कर ले। तो यहाँ पे 4 GB और 2 कोर्स, 2 CPU के कोर्स, ये देके मैं ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाला हूं। ओके, उसके बाद ये कंप्यूटर को हार्ड ड्राइव तो लगने ही वाला है, कंप्यूटर है भाई, हार्ड ड्राइव तो लगेगा ही। तो यहाँ पे अब हम ये कंप्यूटर के लिए एक 40 GB का एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव क्रिएट करेंगे। वर्चुअल रैम पता चल गया, मेरा जो फिजिकल रैम है उसमें से ही थोड़ा स्पेस ये वर्चुअल मशीन को दिया जाएगा। वर्चुअल सीपीयू पता चल गया। मेरे जो मल्टी कोर प्रोसेसर है, मेरे पास 8 कोर का प्रोसेसर है, उसमें से 2 कोर मैंने ये वर्चुअल मशीन को दे दिया। लेकिन हार्ड ड्राइव का क्या, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप ये वर्चुअल हार्ड ड्राइव क्रिएट करते हो तो आपके कंप्यूटर के सिस्टम पे एक फाइल क्रिएट किया जाता है, और वो फाइल ही, दैट फाइल एक्ट्स एज द हार्ड ड्राइव ऑफ दिस वर्चुअल मशीन। ओके, तो यहाँ पे एक 40 GB का हमने हार्ड ड्राइव दे दिया है ये वर्चुअल मशीन को। नेक्स्ट, ये वर्चुअल मशीन हमारा फिनिश, तैयार, रेडी हो गया। तो ये देखिए हमारा ये जो उबंटू 11 मार्च 2024 ये जो वर्चुअल मशीन है, ये यहाँ पे क्रिएट होके तैयार हो गया है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर आपको आपकी वर्चुअल मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट करना है और आपका विंडोज 11, यानी यहाँ पे ये मेरा विंडोज 11, ये अगर मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है और आपको आपका वर्चुअल मशीन को भी, जो ये यहाँ पे ऊपर रन होने वाला है, इसको भी इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे ये नेटवर्क एडाप्टर दिखेगा। ओके, ये नेटवर्क एडाप्टर जो है इसका सेटिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये जो नेटवर्क एडाप्टर है इसका सेटिंग जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए इसके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, आपको नेटवर्क में जाना पड़ेगा, और अटैच टू ब्रिज एडाप्टर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये नेटवर्किंग का पार्ट है, इसलिए सिर्फ समझ लीजिए कि आपको नेटवर्क जो एडाप्टर है उसे ब्रिज एडाप्टर करना पड़ेगा, ताकि आपका जो वर्चुअल मशीन है वो भी इंटरनेट को कनेक्ट कर जाएगा। कौन से इंटरनेट को, जिस इंटरनेट को आपका विंडोज 11 ऑलरेडी कनेक्टेड है। बस हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया, हमने उसको आईएसओ फाइल कनेक्ट कर दिया, परफेक्ट। अब कुछ नहीं, ये वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करना है और फिर उसके ऊपर उबंटू इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट नाम का बटन है, जहां पे अभी मेरा वर्चुअल मशीन पावर ऑन होगा। देखिए ये मेरा वर्चुअल मशीन हो गया। अब यहाँ पे आप आइदर उबंटू लिनक्स ट्राई कर सकते हो या इंस्टॉल कर सकते हो। पहले ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहां पे आपको उबंटू लिनक्स आप ट्राई भी कर सकते हो और इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो सबसे पहले ये मिनिमाइज कर देता हूं, ये उबंटू लिनक्स का इंस्टॉलेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा अभी। गाइस चलिए देखते हैं थोड़ा रैम और सीपीयू का क्या हो गया। देखिए मेरा रैम का यूटिलाइजेशन भी बढ़ गया है, मेरा सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि उससे पहले मेरे पास वर्चुअल मशीन नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब मेरे पास एक्चुअली एक इंस्टॉलर प्रोसेस शुरू हो गया है, जो उबंटू लिनक्स का इंस्टॉलेशन यहाँ पे शुरू करेगा। चलिए आपको 1-2 मिनट रुकना पड़ेगा जब तक उबंटू लिनक्स का इंस्टॉलेशन शुरू नहीं हो जाता। तो ये आ गया उसका इंस्टॉलर, जिसे हम कहते हैं इंस्टॉलर।
तो यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे कि भाई इंस्टॉल करो उबंटू लिनक्स, हमारे सिस्टम पे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिलेक्ट करना है आपका कीबोर्ड लेआउट क्या है। यूएस इंग्लिश ही होता है, इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो तो 99.9% ऑफ द टाइम्स, 99.99% ऑफ द टाइम्स आपका कीबोर्ड लेआउट वही होगा। बाद में आपको इंस्टॉलेशन क्या करना है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना है या मिनिमल इंस्टॉलेशन करना है। विल गो फॉर नॉर्मल इंस्टॉलेशन, जहां पे आपका वेब ब्राउजर, थोड़े बहुत यूटिलिटीज, यानी आपको अगर गाने सुनने हैं, ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स एडिट करने हैं, थोड़े गेम्स खेलने हैं, तो वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड आएगी। डाउनलोड एंड अपडेट व्हाइल इंस्टॉलिंग उबंटू, यानी जब आपका उबंटू लिनक्स इंस्टॉल हो रहा होगा उसी वक्त आपके अपडेट्स डाउनलोड किया जाएगा। तो आई विल क्लिक ओके टू दैट एज वेल। आपको नेक्स्ट में कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आ गया है पार्टीशनिंग, यानी यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमने जो 40 GB का वर्चुअल डिस्क इसको कनेक्ट किया था। देखिए यहाँ पे हमने 40 GB का एक वर्चुअल डिस्क, अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए 40 GB का हमने एक वर्चुअल डिस्क इसको कनेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे नीचे दिख रहा है साटा पोर्ट 0 पे 40 GB का वर्चुअल डिस्क। उसका पार्टीशनिंग कैसे करना है ये आपको पूछ रहा है। नॉर्मली जब आप वर्चुअल मशीन के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होंगे, नॉट फिजिकल, हाँ वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो ये पार्टीशनिंग आपको करने की जरूरत नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट जो पार्टीशनिंग आपका इंस्टॉलर आपको प्रोवाइड कर रहा है, यू कैन गो अहेड विथ दैट पार्टीशनिंग स्कीम। तो इंस्टॉल नाउ पे अब मैं क्लिक करता हूं। मैंने पार्टीशनिंग के ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं किया, तो ये अलग अलग 2-3 पार्टीशंस तैयार करेगा इंस्टॉलेशन के लिए। अब मैं इसे कंटिन्यू करता हूं। तो पार्टीशनिंग के बारे में हमें कब पता चलेगा? डोंट वरी, दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, ये आपका काम नहीं होगा। आपका काम सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना ये आपका काम नहीं होगा। सो इसके डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में जाके कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल ले लेगा, जिसको ये सारी चीजें करनी पड़ती है, मे बी उस वक्त आपको ये सीखने को मिल जाएगा। नहीं नहीं सूरज जी, ये इंस्टॉलेशन आपको करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सॉरी, ये इंस्टॉलेशन करना आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिर्फ देख लीजिए, अगर मजे के लिए ट्राई आउट करना है तो डेफिनेटली ट्राई आउट करके देखिए। नहीं ट्राई आउट करते हो तो नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। मैंने दिखाई दिया है। बाद में हम हमारा टाइम जोन सिलेक्ट कर लेंगे, इंडिया का, कोलकाता का टाइम जोन। कंटिन्यू। अब यहाँ पे यूजर क्रिएट करेगा वो, तो मैं मेरा खुद का यूजर क्रिएट करता हूँ, सुपर सीक्रेट उसको पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करता हूं तो मेरे कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक अराउंड 5 to 10 minutes फॉर दिस इंस्टॉलेशन। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, लेट मी गेट सम वाटर, थोड़ा पानी पी के आता हूं मैं। ठीक? और आप ये इंस्टॉलेशन देखते रहिए, अब कुछ होने वाला नहीं है, वो अब इंस्टॉल कर रहा है। तो there is nothing important over here. Give me 2 minutes. I'll just fetch some water and be back. तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं, डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं। ऑलमोस्ट फिनिश्ड कॉपिंग फाइल्स, यानी उसका काम लगभग खत्म होने को ही है।
ओके, बाय द वे गाइस, अभी इंस्टॉलेशन जब चल रहा है उस वक्त अगर आपका कुछ भी डाउट है अब तक जो कुछ भी हमने किया उसके ऊपर, डू लेट मी नो। हम हमारा सीपीयू और रैम यूटिलाइजेशन देखते ही रहेंगे। अब आपको पता चल जाएगा, पहले मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा था। मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन अराउंड 30% रह रहा था। अब देखिए, अब मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन अराउंड 50% के ऊपर जा रहा है, 50% के नीचे जा ही नहीं रहा है, 50% के ऊपर ही रह रहा है। तो यहाँ पे हम सेफली कह सकते हैं अराउंड, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। तो मेरा अभी सीपीयू यूटिलाइजेशन चेंज होके हो गया 50% तक। और रैम का यूटिलाइजेशन कितना हो गया, चलिए देखते हैं रैम का यूटिलाइजेशन कितना हो गया। हाँ बिल्कुल, देखिए कैसा है, आपका सीपीयू कितना पावरफुल है उसके ऊपर है। आपका सीपीयू कितना पावरफुल है इसके ऊपर है। तो अभी मेरा जो सीपीयू है वो 8 कोर सीपीयू है, और वो एआईओ सीपीयू ही है, यानी लैपटॉप वाला सीपीयू ही है। ओके, तो 100% मेरा भी कुछ देर में जाएगा, डोंट वरी। मेमोरी यूटिलाइजेशन देखते हैं। देखिए, अब 15 GB तक का रैम इस्तेमाल हो रहा है, पहले 9.8 ही था, अब 15 GB रैम का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम नहीं, 70 80 100% आपका सीपीयू वैसा रन करने के लिए ही तैयार होता है, तो डोंट वरी। मेरा भी अराउंड 70% तक जा रहा है, और 50% में नीचे आके सेटल हो रहा है। लेकिन मेरा भी यूटिलाइजेशन जो है वो अराउंड 70% जा ही रहा है। अभी आपके प्रोसेसर के ऊपर भी डिपेंड होता है। अब देखिए, मेरा i7 प्रोसेसर है, अगर किसी का i9 प्रोसेसर होता और लेटेस्ट जनरेशन वाला होता तो उसका यूटिलाइजेशन और कम दिखता आपको। या आपका किसी का i5 या i4 होगा, उसका यूटिलाइजेशन भी आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। जिसका रैम 8 GB है उसका, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ नहीं होगा, डोंट वरी उसका गड़बड़ नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, ये रैम शेयर किया जाता है बिटवीन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो इंटरनली वो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा होता है ना लोकल में वगैरह, मुंबई का अगर कोई बंदा होगा, मुंबई का बंदा पुणे क्यों आएगा सीखने के लिए, लेकिन वॉट एवर, मुंबई में लोकल में होता है ना, थोड़ा एडजस्ट करो यार, 3 लोगों की सीट के ऊपर 4 लोग बैठते हैं, वैसा थोड़ा एडजस्टमेंट यहाँ पे चलता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन का बेनिफिट ये है, आपने जितना सीपीयू, देखिए ये पर्सनल यूजर के लिए सीपीयू यूटिलाइजेशन का कुछ बेनिफिट नहीं है, यानी आप और मैं, हम जैसे लोग हैं, हमें इसका ज्यादा बेनिफिट कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि भाई हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बड़ी कंपनी के लिए इसका बेनिफिट क्या होता है, जब कोई बड़ी कंपनी बड़ा मशीन, बड़ा सर्वर पैसा देके खरीदती है, तो अगर मैंने एक, समझ लीजिए 50 लाख रुपए देके एक कंप्यूटर खरीदा है, इतना महंगा नहीं होता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता दिया तो मजा आता है, इसलिए मैंने प्राइस बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया है। लेकिन एज्यूम के लिए कर लीजिए कि मैंने एक 50 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा है। 50 लाख के कंप्यूटर्स भी होते हैं लेकिन बहुत रेयरली कोई इस्तेमाल करता है। लेकिन मैंने 50 लाख का कंप्यूटर इस्तेमाल कर लिया, खरीद लिया है। अब अगर उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर 2 या 3% ही है, तो 50 लाख का मैं एक्चुअल यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहा हूं, है या नहीं। तो फिर उसके ऊपर क्या किया जाएगा, उसके ऊपर और एडिशनल वीएम्स क्रिएट करके उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा तैयार किया जाएगा। अब 50 लाख का एक मशीन ले लिया, दूसरा रिक्वायरमेंट आ गया तो मैं दूसरा मशीन नहीं लूंगा, वो 50 लाख के मशीन के ऊपर ही दूसरा एक वीएम क्रिएट कर दूंगा। तो अब क्या हो गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गया, और मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी दो 50 लाख की मशीन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही 50 लाख के मशीन के ऊपर दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, 15 20 यानी 50 लाख के मशीन के ऊपर आप लगभग 300 400 वर्चुअल मशीन आराम से क्रिएट कर पाओगे। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड होता है, इतना सिंपल नहीं होता है, यानी लेकिन बहुत सारे मशीन आप इंस्टॉल कर पाओगे। तो चलिए, हमारे इंस्टॉलेशन, बाय द वे, ये बातों बातों में हमारा इंस्टॉलेशन खत्म हो गया। अब हमारा ये कंप्यूटर
बूट हो रहा है। पहली बार बूट होने के बाद वो एक दो तीन सवाल पूछेगा हमसे, उसके जवाब दे देंगे और फिर हम देखेंगे कि ये लिनक्स मशीन बूट होने के बाद, देखिए जब वो बूट नहीं हो रहा था तो उस वक्त थोड़ा सा सीपीयू यूटिलाइजेशन फिर से नीचे गया था। जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो गया फिर से यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। चलिए लॉगिन करता हूं मैं। कनेक्ट योर अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट्स नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ भी मेरा इंफॉर्मेशन मुझे कैनोनिकल को नहीं देना है। मैं जनरली ये येस सिलेक्ट करता हूं। यहाँ पे लोकेशन सर्विस मुझे नहीं एनेबल करनी है। डन। हमारा सिस्टम का इंस्टॉलेशन खत्म हो गया। अब थोड़ा इसका जरा एक सवाल आया है, मैं वो सवाल देख रहा हूं। एक मिनट, तब तक मैं ये जरा डिस्प्ले ठीक कर लेता हूं। बहुत ही छोटा डिस्प्ले हो गया है। हाँ गाइज, इज दिस क्लियर नाउ? अब अच्छी तरह से दिख रहा है। अभी डिस्प्ले चेंज करने के बाद आपको दिख जाएगा कि ये है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हमने इंस्टॉल किया है। और आपको पता चल जाएगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर नो लॉन्गर प्रोवाइड फॉर उबंटू 22.10, क्योंकि हमने देखा 22.10 को जुलाई 23 तक ही सपोर्ट मिलता है, इसीलिए इसको अपडेट नहीं मिलेगा। वो बोल रहा है कि आपको अपग्रेड करना है क्या 23.10 को, तो वो मैं बाद में कर लूंगा, अभी हमारी कुछ जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे ओके कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम एक थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एक सवाल आया है, सर वो नेटवर्क ब्रिज मीन आपने सिस्टम का नेटवर्क ब्रिज थ्रू वीएम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिज नेटवर्क का मतलब आपको एक आसानी से, बिल्कुल एकदम सुपरफिशियल टर्म्स में आपको समझा देता हूं। ये आपका नेटवर्क कार्ड है, समझ लीजिए आपके विंडोज के मशीन का नेटवर्क कार्ड है, और ये आपके वर्चुअल मशीन का नेटवर्क कार्ड है, और ये आपके हार्डवेयर का नेटवर्क कार्ड है। वो वर्चुअल निक होगा। तो यहां पे क्या होता है, ब्रिज नेटवर्क यानी आपका वर्चुअल मशीन को डायरेक्टली ये जो हार्डवेयर का नेटवर्क कार्ड है उसके थ्रू ही नेटवर्क डायरेक्टली मिल जाता है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, इसीलिए इसको ब्रिज नेटवर्क कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हुँ? इतना काफी है कि आपका वर्चुअल मशीन का जो नेटवर्क कार्ड है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ पे गया, हाँ नेटवर्क, नेटवर्क कहाँ पे गया, तो ये देखिए ब्रिज एडाप्टर रियल टेक फैमिली कंट्रोलर। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एडवांस में जाके अगर आप देखोगे तो आपको नहीं, ये जाने का ही नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इतना याद रखिए, आपका वर्चुअल मशीन का निक जो है वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर का जो नेटवर्क कार्ड है उससे कनेक्ट हो जाता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन देखते हैं अभी क्या हो रहा है हमारा। देखिए अब मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 2930 के आसपास आ रहा है क्या? अब आप कहोगे इतना कम क्यों हो गया, बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मैं ये ओएस के ऊपर कुछ एक्टिविटी ही नहीं कर रहा हूँ, ये ओएस कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अगर ये ओएस कुछ काम करने लगे, फॉर एग्जाम्पल चलो फायरफॉक्स रन करते हैं, बाद में ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, ऑफिस रन करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर रन करते हैं, तो कुछ प्रोसेसेस बढ़ा देते हैं ना, एक दो चार प्रोसेसेस यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब देखिए धड़ाधड़ से सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ रहा है। ये बीच में जब सारे प्रोसेसेस मैंने शुरू कर दिए थे, तो यहाँ पे बीच में देखिए प्रोसेस यूटिलाइजेशन बढ़ गया था।
अब धीरे धीरे और जैसे वो प्रोसेसेस और ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, उसका यूटिलाइजेशन और बढ़ जाएगा। रैम का यूटिलाइजेशन देखिए वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। गाइस, इज दिस थिंग क्लियर? अब तक जो कुछ भी मैंने बताया आपको, इज दिस थिंग क्लियर? चलिए, अब यहां पे आप ये जो उबंटू लिनक्स हमने इंस्टॉल किया है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर का अपडेट देखिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ब्रांच में ही आपको अपडेट मिल जाएगा, जहां पे आप आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं है ये। ओके, ये कह रहा है कि भाई फायरफॉक्स तुम्हें अपडेट करना है, फायरफॉक्स रनिंग है, उसे बंद कर दो। ठीक है, बंद कर देते हैं। ऑफिस भी बंद कर देते हैं, शायद उसका भी अपडेट आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए फायरफॉक्स का एक्चुअल डाउनलोड हो रहा है, और देखिए अभी नेटवर्क यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा मेरा। देखिए, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, वो डाउनलोड करने लगा है, इसलिए देखिए यहाँ पे मेरा नेटवर्क का यूटिलाइजेशन बढ़ गया। अब कम हो गया होगा क्योंकि उसका कुछ डाउनलोड होके वो इंस्टॉलेशन, देखिए अभी डाउनलोड खत्म हो गया है और फायरफॉक्स इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही वो अगला वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को शुरुआत करेगा, अगला वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को शुरुआत करेगा, वैसे ही मेरा नेटवर्क का यूटिलाइजेशन एकदम बढ़ जाएगा। ओके, और ऐसे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में साइमल्टेनियसली रन कर सकता हूं। ये भी मैं वर्चुअल मशीन रन कर देता हूं। अब देखिए मेरे पास दो वर्चुअल मशीन्स रनिंग है। ये भी वर्चुअल मशीन मैंने शुरू कर दिया। अब तो सीपीयू यूटिलाइजेशन का एकदम मजा आ जाएगा। देखो 100% तक जा रहा है अब सीपीयू यूटिलाइजेशन। रैम यूटिलाइजेशन और भी बढ़ जाएगा, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए रैम यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसा ये दूसरा वर्चुअल मशीन पावर ऑन हो रहा है, वैसा रैम यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, और मेरा सिस्टम का परफॉर्मेंस भी स्लो होगा। अभी मेरा मशीन इतना पावरफुल नहीं है कि दो वर्चुअल मशीन साइमल्टेनियसली सपोर्ट करे, तो मेरा सिस्टम जो भी है वो अभी थोड़ा स्लो होने लगेगा। सब देखिए, रैम भी बढ़ने लगा है, सीपीयू भी 70% के ऊपर रहने लगा है, नेटवर्क एक्टिविटी भी अच्छा होने लगा है। ओके, तो इस तरह से आप आपके लिनक्स मशीन में, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप 2 हाइपरवाइजर का इस्तेमाल करके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स साइमल्टेनियसली, सॉरी, साइमल्टेनियसली इंस्टॉल कर सकते हो। हम्म? तो चलिए, अब यहाँ पे हमारा ये आज का चैप्टर तो खत्म हो गया कि आज हमें इतना करना है, लेकिन इससे पहले एक सवाल मुझे पूछा गया था, शायद मैंने उसका जवाब नहीं दिया था। तो मल्टी यूजर सिस्टम एक्चुअल में इस्तेमाल कैसे करते हैं? मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली एक सिस्टम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सवाल पूछा गया था। तो उसका जवाब आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं जो आज का हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पावर ऑफ कर देता हूं। अरे कहाँ पे गया आज का ऑपरेटिंग सिस्टम? आज आज यही किया था ना। इसको पावर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि क्या है, मेरा मशीन इतना लोड नहीं लेगा। अब यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि मल्टी यूजर सिस्टम को एक्सेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक लॉजिकल डायग्राम देख लेते हैं। शायद से मैंने ये लॉजिकल डायग्राम बता दिया था पहले ही। तो क्या होता है, आपका एक कंपनी में बहुत बड़ा सर्वर होता है। अब आप एज्यूम कर लीजिए कि ये उबंटू का जो मशीन है वो मेरा सर्वर है, एज्यूम करना है आपको। फिर क्या होता है, आप जब ऑफिस में आते हो तो आप आपका लैपटॉप लेके ऑफिस में आते हो, और फिर आप आपके ऑफिस के नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाते हो। ये आपका लैपटॉप है, और आप क्या हो गए हो, ऑफिस के नेटवर्क में, ऑफिस में आके ऑफिस के नेटवर्क में कनेक्ट हो गए हो। फिर क्या होता है,
वो ऑफिस का नेटवर्क इस्तेमाल करके आप ये सर्वर के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये जो लिनक्स सिस्टम है, इसके ऊपर अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे एक स्पेशल यूटिलिटी इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोबा एक्स टर्म नाम का। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ये जो मेरा वर्चुअल मशीन है उससे के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूं। तो मैं एक्चुअली ये जो लिनक्स सिस्टम है, ये वाला लिनक्स सिस्टम, इसको मैं कनेक्ट कर गया हूं। यहाँ पे देखना है, चलिए टर्मिनल पे जाके देखते हैं कि भाई कौन कौन कनेक्टेड है। जरा फॉन्ट बढ़ा देता हूं ताकि रीडेबिलिटी अच्छी आ जाए। हु अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए 192.168.1.3 विच इज नथिंग बट माय विंडोज मशीन। मैं उससे यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एग्जिट टाइप कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हु, तो आपको दिखेगा कि ये जो बंदा है जो विंडोज मशीन से कनेक्ट हो गया था वो अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए दूसरे यूजर से कनेक्ट करते हैं। ये सिस्टम के ऊपर जेम्स नाम का भी एक यूजर है, तो वो जेम्स यूजर से कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन कनेक्टेड है ये सिस्टम पे। तो देखिए ये सिस्टम पे अभी जेम्स भी कनेक्ट हो गया सेम विंडोज सिस्टम से। अब आप कहोगे भाई जेम्स कनेक्ट हो गया लेकिन आपने खुद को तो लॉग आउट कर दिया। जरूरी नहीं है, मैं खुद को फिर से लॉग इन कर लेता हूं। मैंने खुद को फिर से लॉग इन कर लिया। अब कौन कौन लोग कनेक्टेड है? जेम्स भी कनेक्टेड है, मैं भी कनेक्टेड हूं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल लोग साइमल्टेनियसली ये सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं और ये मल्टीपल साइमल्टेनियस काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए पिंग google.com, ये google.com को पिंग कर रहा है, यानी कुछ काम कर रहा है। ऐसे एज्यूम कीजिए, पिंग करना ये कुछ काम नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लीजिए ये कुछ काम कर रहा है और ये भी कुछ काम कर रहा है। पिंग yahoo.com, ये yahoo.com को पिंग कर रहा है। देखिए दोनों का काम साइमल्टेनियसली चल रहा है, एक का काम रुक नहीं रहा है, दोनों का काम साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली लॉग इन करके काम कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। दोनों का काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। ओके, अब सीपी यूटिलाइजेशन देखते हैं। सीपी यूटिलाइजेशन थोड़ा अच्छी तरीके से बढ़ गया होगा। गॉट इट गाइस? मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली कैसे काम कर सकते थे, करते हैं, थे नहीं, अभी भी कर सकते हैं। और फिर बीच में क्या हो गया? बीच में आ गया कोरोना, तो लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे। अब आप बोलोगे कि भाई इसको तो लैपटॉप को कनेक्ट करना है, सर्वर को तो कंपनी में आना चाहिए। जरूरी नहीं है। आपका कंपनी क्या करता है फिर, ये सर्वर का एक्सेस जो है वो आपको इंटरनेट के थ्रू भी दे देता है। तो ये बंदा अभी ऑफिस से कनेक्ट करे या घर से कनेक्ट करे, कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी क्या कहती है, हम वीपीएन वगैरह क्रिएट करके, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वगैरह क्रिएट करके हम हमारा सिक्योर नेटवर्क कर देंगे, आप घर से कनेक्ट कर जाओ। तो ये दूसरा यूजर घर से भी कनेक्ट कर सकता है। इस तरह से एक सिंगल सर्वर मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली नेटवर्क का यूटिलाइजेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे और एक सवाल आएगा कि भाई ये तो सिर्फ आप यहाँ पे ऐसा गंदा गंदा टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस दिखा रहे हो, क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आपके पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, बहुत सारे सिस्टम्स है जिनका आप इस्तेमाल करके रिमोट डेस्कटॉप यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे? तो कुछ प्रोटोकॉल है। एक है आरडीपी। आप आरडीपी सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हो, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। रिमोट डेस्कटॉप क्या करता है, ग्राफिकल यूजर का एक्सेस देता है ओवर नेटवर्क। यानी यहाँ पे जो हमें सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस मिला, वो ना मिलके हमें एक्चुअल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाएगा। आरडीपी विंडोज का प्रोटोकॉल है, फिर भी वो लिनक्स में काम करेगा। क्या सिर्फ आरडीपी एक ही चीज है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप वीएनसी भी इस्तेमाल कर सकते हो।
वीएनसी भी बिल्कुल आरडीपी के तरह ही है। रिमोट एक्सेस, हम ग्राफिकल यूजर को अगर आपको आपको चाहिए तो आप वीएनसी सर्वर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा एक रिमोट सिस्टम मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं गाइस। हाँ, कमांड लाइन ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं हम, कमांड लाइन इंपॉर्टेंट कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। इसका जवाब भी हम ले लेते हैं आज। ये सवाल का जवाब देखने से पहले, एनी डाउट बिफोर वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट थिंग? ओके, सब कुछ सब क्लियर है आई गेस, किसी को कुछ डाउट नहीं है। तो चलिए अब हम एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये सिस्टम पे यूजर्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं cat/etc/passwd, यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर्स आ जाएगा। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कितने यूजर्स है, सिर्फ एक जेम्स नाम का यूजर है और एक चिन्मय नाम का यूजर है। बाकी सारे यूजर्स आप बोलोगे ये सारे यूजर्स, ये अवाही यूजर, ये आरटी किट यूजर, ये एसएसएसडी यूजर, ये सिस्टम के यूजर्स है। तो ये ह्यूमन यूजर्स नहीं है। अगर आपको यहाँ पे एक यूजर ऐड करना है, अगर आपको आपके उबंटू सिस्टम पे एक यूजर ऐड करना है, तो आपको कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा यूजर ऐड। ओके, अभी कुछ नाम नाम हाँ जेम्स हो गया है, तो अभी जो को ऐड करते हैं, नया यूजर आ जाएगा जो। उसका ये भी सेट कर लेते हैं, shell/bin/bash। ओके, तो ये नया यूजर ऐड कर दिया जाएगा। यूजर का नाम क्या होगा, जो। अब हम इसे एंटर कर देते हैं, जो नाम का यूजर यहाँ पे ऐड कर दिया गया। अब फिर से देखते हैं कि एक्चुअली जो यूजर ऐड हुआ क्या। देखिए, ये जो यूजर ऐड कर दिया गया है यहाँ पे, जैसे जेम्स था उसके पहले जो नहीं था, अब जो यूजर भी ऐड कर दिया है। तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे ऑटोमेशन कहाँ पे हो गया, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे ऑटोमेशन कहाँ पे हो गया, क्या कर रहे हो, बताओ कुछ अच्छी तरीके से। तो अब देखिए, मुझे एक यूजर ऐड करने के लिए यहाँ पे ये एक कमांड टाइप करना पड़ता है। अब आप सोच लीजिए, अगर मुझे ऐसे 50 यूजर ऐड करने हैं तो मुझे ये कमांड कितनी बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, 50 बार। क्या मैं पागल हूं कि ये कमांड मैं 50 बार एग्जीक्यूट करूं? बिल्कुल नहीं, मैं शातिर दिमाग आदमी हूं। मैं उन्हें कहूंगा कि भाई सारे जो यूजर्स है उनका नाम मुझे एक फाइल में दे दो। तो एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक फाइल मुझे दे देंगे जिसमें सारे यूजर्स के नाम होंगे, जैसे जिल, जेफ, जॉन। जॉन, अब मैं 50 नाम नहीं लिखूंगा, टाइम हो जाएगा उसमें। लेकिन एज्यूम कर लीजिए कि ये 4 यूजर मुझे ऐड करने हैं, और फिर मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा। एक मिनट, हाँ गाइज, हम जरा सिंपल स्क्रिप्ट कर लेते हैं। ओके, कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट नहीं करेंगे गाइज। अब यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे क्या है, मैं आपको स्क्रिप्टिंग सिखा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल स्क्रिप्टिंग बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे यूजर्स को ऐड कर सकते हो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। हाँ,
तो यहाँ पे सिंटैक्स के ऊपर आपको ध्यान नहीं देखना है, ओके। तो सिंटैक्स जरा भूल जाइए, ये थोड़ा सा सिंपल स्क्रिप्ट कर लेते हैं। while read -r user do done, और यहाँ पे हमारा कमांड क्या था, यूजर एड यूजर एड, उसके बाद था -s/bin/bash, और उसके बाद था $user। ओके, खत्म। मैंने एक छोटा सा, ये स्क्रिप्ट और अपडेटेड हो सकता है, ओके। ओके, तो यहाँ पे कैट एड नाम का हमारा फाइल हो गया है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने फाइल से डेटा रीड किया है क्या? नहीं किया ही नहीं है, ऐसे कैसे गड़बड़ कर दिया मैंने। हमारा फाइल का नाम यूजर सी है ना, एक बार देख लेते हैं। यूजर सी है। अब देखिए, सबसे पहले cat/etc/passwd, यहाँ पे जो ही है, जेम्स, जो और चिन्मय, ये तीन ही यूजर है, बाकी के यूजर्स नहीं है। भगवान करे ये स्क्रिप्ट ठीक तरह से एग्जीक्यूट हो जाए, इसमें कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। बैश एड, खत्म हो गया। हु स्लैश ईटी, अरे हु नहीं यार, cat/etc/passwd। अब देखिए, चिल, जेफ, जॉन, दूसरा वाला जॉन, सारे यूजर्स यहाँ पे ऐड हो गए। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे आपको बहुत सारे, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बता दिया है आपको ऑटोमेशन का। इस तरह से बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं जिनको आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो इसलिए कमांड लाइन जो है वो आपको ऑटोमेशन के लिए हेल्प करता है। आप कोई भी टास्क देख लो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, आप कोई भी जो रिपीटेटिव टास्क करते हो, इट इज क्वाइट इजीली पॉसिबल कि वो आप कमांड लाइन से ऑटोमेट कर पाओगे। तो ये सवाल का जवाब भी हमें आज मिल गया है। हाँ, अब आप कहोगे कि भाई लेकिन ये तो पेंडिंग है, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि सिक्योरिटी रिलेटेड जब मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा तब ये सवाल का जवाब आएगा, इसलिए ये सवाल नीचे नीचे जाता जाता रहेगा कंटिन्यूअसली। 8 मार्च, आज 8 तारीख थोड़ी है, आज 11 है। तो 11 मार्च को मैंने आपको ये सिखाया। गाइस, बिफोर वी स्टॉप हियर फॉर द डे, एनी डाउट? 12 मार्च को यानी कल हम मेमोरी मैनेजमेंट सीखना शुरू करने वाले हैं। मेमोरी मैनेजमेंट होता, मेमोरी क्या होता है, उसका मैनेजमेंट होता है यानी क्या होता है, आपका कर्नल मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है। देखिए, हमने देखा था ना, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, उसमें से हम मेमोरी यानी क्या होता है ये देख लेंगे, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट को शुरुआत करेंगे। हाँ सूरज जी, प्लीज गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। क्रोम पे सपोज ये वेबसाइट पे हम कुछ टास्क रिलेटिव करते हैं तो उसको भी स्क्रिप्ट से हैंडल कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर क्रोम से रिलेटेड स्क्रिप्टिंग करना है तो मैंने जो तरीका दिखाया वो तरीके से आप स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते हो। आपको क्रोम से क्या करना है,
क्या एक्चुअली थोड़ा आइडिया दे सकते हैं क्या? रिपीटेटिव लास्ट करना है, जस्ट लाइक यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रोल एंड लाइक। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्रोम का अगर आपको ये करना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। अ, आप अभी मुझे ये आता नहीं है गाइस, सबसे पहले मुझे ये चीज कैसे करनी है ये आती नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कर मैं इस तरह से स्क्रिप्ट में ये वाला स्क्रिप्टिंग नहीं करता हूँ। तो आपको पाइथन में सिलेनियम वेब ड्राइवर इस्तेमाल करके ये चीज आप कर सकते हो। पाइथन सिलेनियम वेब ड्राइवर, ये थोड़ा सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर इस तरह से स्क्रिप्ट लिखना है तो आप ये स्क्रिप्ट कैसे कर पाओगे। अनफॉर्चुनेटली इस तरीके का स्क्रिप्टिंग मैंने किया नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए आए हो तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी, ये आप सीखने वाले हो अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आए हो तो। हाँ मुझे आता नहीं है बाय द वे। ठीक है गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, guys, so if there are no further questions, we will stop here for the day. I will see you tomorrow. Tomorrow, we are going to start with memory management. Till then, bye bye and take care.